हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ अपनी फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंटी अल्सर ड्रग, जो पेप्टिक अल्सर में काम आने वाली जो यूज होने वाली जो ड्रग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो हमने पहला पार्ट में कवर अप किया था एंटी सेक्रेटरी एजेंट में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सिमेटिडिन, रेनिटिडिन वगैरह आ रहा था। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको पीपीआई भी बोलते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लसोनोप्राजोल, रेबुप्राजोल होता है। एंड एंटी कोलिनर्जिक इसको एंटीमस्करानिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो ये चार चीजों का हमने फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक एंड पूरी फार्माकोलॉजी वहां पे देखी थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर या जिसको बोलते हैं एंटा एसिड। आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे कि जो कि एंटा एसिड के नाम से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे डाइजिन का जो सिरप आता है या जो डाइजिन की गोली आती है वो क्या होती है, आपकी एक एंटा एसिड होती है। इसका काम क्या होता है, सिंपल सा लिखा हुआ गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड, इसका मतलब HCl का जो सिक्रेशन हो रहा है, जो पेप्सिन का सिक्रेशन हो रहा है, उसकी जो पीएच है उसको हाईली एसिडिक या एसिडिक से क्या कर दे, थोड़ा सा बेसिक कर दे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका स्टमक का पीएच 4 होता है और किसी कंडीशन में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो आप क्या लेंगे, एक एंटा एसिड लेंगे। वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे हम सिस्टमिक एंड एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड। देखिए सिस्टमिक का मतलब क्या होगा कि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में डिजॉल्व होता जाते हो, और नॉन सिस्टमिक का मतलब क्या होगा, जो आपके ब्लड या ब्लड कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर डिजॉल्व ना हो। ठीक है ना, जिसमें आता है बफर टाइप, नॉन बफर और मिसलेनियस। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ साथ ही म्यूकोसल प्रोटेक्टिव या साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट के बारे में भी देखेंगे। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि एक लेयर फॉर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और उस जब लेयर बना देंगे तो हमारा जो HCl का सिक्रेशन होगा वो वहां तक, जहां हमारा अल्सर हुआ है वहां तक नहीं जाएगा। और जब वहां तक नहीं जाएगा तो सिंपल सा है कि हमको बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इन्हीं सब चीजों के लेकर मैं आया हूं आज एंटी अल्सर ड्रग के साथ। तो सबसे पहले हमको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, इसका मतलब जो स्टमक है, स्टमक में जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें जब कुछ रप्चरेशन आ जाते हैं, तो जो यहाँ पर पैराइटल सेल से HCl सीक्रेट आउट हो रहा है वो जाकर इस रप्चर से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नॉर्मल भी हो, लेकिन यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जैसे जो लेयर है ये रैप्चर हो गई, जिसकी वजह से कटिंग आ गई। अब जब यहाँ पर पैराइटल सेल से HCl सीक्रेट होगा तो यहाँ पर आपके म्यूकस पे जाएगा, ठीक है, लार्ज सेल पे जाएगा। अब जब ये सेल पे जाएगा तो क्या करेगा, बर्निंग करेगा। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था। तो यही होता हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर। देखिए हमने पहली वीडियो में देखा कि इस HCl के सिक्रेशन को ही रोक देंगे। आज हम देखेंगे ऐसा कि अगर इस स्टोमच के अंदर एसिड का सिक्रेशन मतलब HCl का सिक्रेशन हो गया तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एंटा एसिड दे देंगे, और जो सीक्रेटेड हमारे HCl है उनको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे विद द हेल्प द एंटा एसिड। तो सिंपल सा आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहली ड्रग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, पेप्टिक अल्सर ड्रग। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है एंटा एसिड ड्रग की। तो एंटा एसिड क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि हमारे पेट के अंदर या स्टमच के अंदर जो एसिड सीक्रेट आउट होता है उसके पीएच को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर आपका स्टमच का पीएच 4 है, लेकिन किसी कारणवश, चाहे आपने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले लिया या कुछ हद तक हमने स्पाइसी खाना खा लिया, जिसकी वजह से हमारे स्टमच को ज्यादा HCl सीक्रेट आउट करना पड़ा। यह पेप्टिक अल्सर की एक ऐसी कंडीशन जहां पे HCl का सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो सीक्रेट तो हो जाता है। अगर हम H2 एंटागोनिस्ट ले रहे हैं लेकिन उतना भी इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आप फूड खा रहे हैं तभी आपको HCl चाहिए, तो वो एक नॉर्मलाइज हद तक रोकती है कि हाँ उसको थोड़ी थोड़ी रोकती है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि जैसे थोड़ी सी भी सीक्रेट आउट हो रही है तब भी वो हमको बर्निंग कॉज करिए। तो इस कंडीशन में हम सिंपल यूज करेंगे एंटा एसिड। वो क्या करेगा, उसका जो पीएच होगा उसको जो न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो आपको बर्निंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने लेबोरेटरी में भी HCl का यूज किया होगा, अगर आपने उसको अमोनिया में डाल के न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या होता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन वहां पे नहीं देगा।
तो ये था थोड़ा एंटी एसिड के बारे में ओवरव्यू। अब आइए जानते हैं कि जो हमारी एंटी एसिड है वो काम कैसे करती है और क्या क्या वर्क इसका होता है। तो सिंपली मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पर हमारी पैराइटल सेल होती है, पैराइटल सेल से HCl सीक्रेट आउट होता है। उसके बाद हमारे अगर यहाँ पर सेल जो रप्चर हो जाती है, जो मेम्ब्रेन पर रप्चर होते हैं, रप्चर होने की वजह से जो लास्ट की लेयर होती है यहाँ पर हमारा HCl क्या करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से हमको बर्निंग होती है। लेकिन हमने H2 सिक्रेटरी में देखा कि ये जो पैराइटल सेल से HCl का रिलीज हो रहा था उसको हमने रोक दिया था, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से हमने HCl के फॉर्मेशन को रोक दिया था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन जहां पे पैराइटल सेल के द्वारा HCl का सिक्रेशन हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम क्या लेंगे, एंटी एसिड। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कौन सा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। अब जैसे ही आपने AlOH3 लिया, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये आपके स्टमच के अंदर जाएगा। तो स्टमच के अंदर आपके दो चीज है, क्या, एक HCl है, एक क्या है, AlOH3। इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों जाकर आपस में रिएक्शन करेंगे, AlCl3 बनाएंगे। अब ये AlCl3 क्या है कि न्यूट्रलाइज कर देगा पीएच को, क्योंकि HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है एज कंपेयर टू AlCl3। तो AlCl3 का हो जाएगा एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट बन जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे, मतलब H2O और CO2 बाहर निकल जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे केवल H2 ही आपका निकलेगा और AlCH3 आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब फर्दर क्या होगा, ये AlCl3 आपका कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में आप जानते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं हमारे, और फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। उसके मदद से इसको Al2, मतलब सिंपल सा बोले तो एल्युमिनियम कार्बोनेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और चूंकि एल्युमिनियम कार्बोनेट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो सिंपल सा ओवरव्यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी एसिड का ये था। अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है एंटी एसिड के द्वारा या एंटी एसिड के द्वारा, तो आप सिंपल सा ये डायग्राम बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एंटी एसिड क्या है और कैसे काम करती है। तो मैंने तो अभी जस्ट बताया, लेकिन आप थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कैसे काम करती है। जब हम एंटी एसिड लेते हैं तो ये हमारी क्या होती है, एक वीक बेस होती है। अब चूंकि अगर वीक बेस और एसिड मिलकर दोनों बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 8 pH का कोई वीक बेस ले लिया, उसके बाद आपने 2 pH का हाईली एसिडिक बेस ले लिया, तो दोनों को आपस में मिलाएंगे तो pH कितना जाएगा, लगभग अराउंड 5 के करीब में जाएगा, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन अलग से होता है। तो अगर 5 तक तो कुछ ना कुछ हद तक न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। तो जैसे हमने एंटी एसिड लिया तो ये हमारी वीक बेस होती है। अब ये 2 काम करेगी। पहला काम ये क्या करेगी कि pH को क्या करेगी, राइज करेगी, मतलब बढ़ाएगी कितने, 4 तक। जैसे हमारा pH 2 था तो इसको क्या कर देगी, 4 कर देगी। अब जैसे ही ये 4 करेगी, ये काम क्या करेगी कि जो अब इसके अंदर पेप्सिन सीक्रेट आउट होता है उसको क्या कर देगी, इनएक्टिवेट कर देगी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अल्सर का जो मेन पॉजिटिव एजेंट क्या था, हेलिकोबैक्टीरियम था, पेप्सिन था, HCl था। तो पेप्सिन इसमें से एक मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एजेंट था, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट था। तो जब उसको ही हमारा इनएक्टिव कर देगा तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो स्टमच में अल्सर था वो ट्रीट हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करता है, अगर वीक बेस हमारे स्टमच के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है या बढ़ा देता है। और चूंकि हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या होते हैं, वो एक फॉर्म कर देते हैं, क्या, लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं अराउंड द म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा के आरिक बिना, मतलब इसे किनारे किनारे ऐसे क्या कहते हैं, एक म्यूकोसा के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो HCl सीक्रेट आउट होता है वो हमारे उस म्यूकोसा से जाकर के बाइंड अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जलन या हमारी सिंपल सी बर्निंग नहीं होती, हमारा जो पेप्टिक अल्सर होता है वो ट्रीट हो जाता है। तो ये था आपका नॉर्मल सा ओवरव्यू कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिखेंगे। अब बात आती है ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब जो एंटी एसिड है ये अगर आप इंटेक करते हैं तो इसका क्या कौन सा किस ड्रग के साथ अगर इंटेक करो तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है एंटीबायोटिक, जैसे टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर एंटी एसिड या फ्लोरोक्लोरा मतलब फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो कि आपकी क्या है एंटी मलेरिया ड्रग है, रेनिटिडिन H2 एंटी सिक्रेटरी H2 एंटागोनिस्ट ड्रग है, फिनोथायाजीन्स हो गया, डाइजापाम, ये सब CNS के मतलब CNS डिप्रेस ड्रग है। ये सब क्या करते हैं, अगर इसको एंटी एसिड के साथ लेंगे तो ये जितनी भी ड्रग है इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंपेयर कर देगा, इंपेयर सिंपल अल्टर कर देगा, या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। मोस्टली इन द केसेस इसके जो एब्जॉर्प्शन होता है वो घटा देता है। लेकिन अगर आप एंटी एसिड के साथ में डाइकोमोरोल लेते हैं, डाइकोमोरोल आपका क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, या क्यूनिडीन ले रहे हैं, ठीक है ना। क्यूनिडीन किस कैटेगरी की, आपकी मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में काम आती है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो डाइकोमोरोल है क्यूनिडीन की रिंग है, सॉरी क्यूनिडीन है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके बॉडी के अंदर वो बढ़ा देगा। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारी जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जल्दी जल्दी काम कर देगी, जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो इसलिए उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होगा वो वहां पे कम हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या सिंपल सा एंटी एसिड के बारे में, जो कि आप हर एक
कैटेगरी की एंटासिड के बारे में लिख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा डीप नॉलेज के अंदर और जानते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एंटासिड होता है इसके क्लासिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी इसके देख ही चुके थे कि हमारा वहाँ पे जो एंटासिड दो टाइप के सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक होता है। अब उसी के ऊपर बात करते हैं कि सिस्टमिक क्या होते हैं और नॉन सिस्टमिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे सिस्टमिक के ऊपर, तो सिस्टमिक को हम आगे लेकर आते हैं। सिस्टमिक और एब्जॉर्बेबल एंटासिड, देखिए इसके नाम से अगर आपको कंफर्म हो रहा होगा कि सिस्टमिक का मतलब क्या है आपके ब्लड के अंदर, एंड एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे एंटी एसिड जो कि आपके ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक और एब्जॉर्बेबल एंटी एसिड, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात करते हैं ये होते क्या है। तो ये हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं। भाई अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होते तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो ये जो होते हैं वो हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं इन जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन। अब ल्यूमन सेल क्या होता है, ये मैं आपको जब एचसीएल का प्रोडक्शन बता रहा था वहां पे मैंने आपको ल्यूमन के बारे में बताया था कि कैसे हमारा प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के द्वारा सर्कुलेशन से हमारा एच जो होता है प्रोटॉन होता है वो ल्यूमन में जाता है, जो ल्यूमन में ऑलरेडी हमारा सीएल प्रेजेंट होता है और वहां से जाकर के बाइंड करके एचसीएल बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद गेट रीडली, रीडली का मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जल्दी से ये क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड इनका जो यूज है वो लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि अगर इसका आप लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो ये आपको जो ब्लड का पीएच है, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर हो रहा है तो जो ब्लड का आपका पीएच है उसको क्या कर देगा, अल्टर कर देगा। अब अल्टर करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे एंटासिड क्या है कि सिंपल सा हम समझे एंटासिड हमारी वीक बेस है, तो जो आपका पीएच है ब्लड का उसको थोड़ा सा ये बढ़ा देगा। एंड लॉस ऑफ द क्लोराइड आयन, और मतलब क्लोराइड आयन का लॉस हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपको क्या एल्कोलाइसिस, एल्कोलाइसिस का सिंपल सा मतलब समझे तो आपकी बॉडी के अंदर बेसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। ये होते हैं इसके कुछ हमारे साइड इफेक्ट भी आप हो सकते हैं और इनका लिमिटेड यूज है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके ड्रग के ऊपर, कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज की जाती है या इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रग आती है वो सोडियम कार्बोनेट आती है। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट ऑलरेडी आपने देखा भी होगा, अपने लैब में भी इसका इस्तेमाल किया होगा, और आपने मीठा सोडा के नाम से जो बाजार में बिकता है उसके नाम से भी सुना होगा आपने, सोडियम कार्बोनेट, इनो पाउडर, ठीक है ना, पेपीफिज आता है, ठीक है ना, उसमें भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे इफरवेसेंस पाउडर जो होते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट हमारे मिले होते हैं, एंड सोडियम सिट्रेट भी। अब बात आती है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये कैसे काम करेगा। बेसिक हमारा मोटिव ये है कि हमको ये समझना है कि सोडियम कार्बोनेट कैसे हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाई हुई है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, बट मैंने अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको ऐड किया हुआ है। अगर आप इसको लिखते हैं तो कोई भी गलत नहीं कह सकता है। देखिए आपके बॉडी के अंदर पैराइटल सेल के द्वारा एचसीएल रिलीज हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट इंटेक कर लिया बाय द हेल्प ऑफ द ओरल रूट। उसके बाद दोनों स्टमक में जाएंगे, अब दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा, इसका Na इसका Cl, तो मिला क्या NaCl, और NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, और उसका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सिंपल सा हमारा वहां का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, HCl भी आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और वहां पर आपका H2O CO2 वहां पे अलग हो जाएगा। तो हमारा क्या न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा किसका, पीएच का वहां पे स्टमक के अंदर। देखिए बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, मतलब जो इसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। शॉर्ट अबाउट हम समझे कि जैसे इनो आपके बॉडी में कितने देर के 6 सेकंड के अंदर काम करता है, लेकिन कितने देर तक वर्क करता है, नियर अबाउट 2 से 3 घंटा। उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ वैसे प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अब बात आती है कि एक जीपेट के क्वेश्चन के बारे में कि अगर आप 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो आपकी बॉडी के या आपके स्टमक के अंदर जो हमारा एसिड प्रेजेंट है या जो गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है कितने अमाउंट में उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जो हमारा 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइज 12 MEQ, ये हमारी क्या है यूनिट है, उतनी एसिड या गैस्ट्रिक एसिड या HCl को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब बात आती है एडीआर के, तो हमारा इसका क्या क्या एडीआर, नोजिया, फीलिंग ऑफ द फुलनेस, डिस्टेंशन एंड ओडिमा। ओडिमा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। अब NaCl क्या आता है, ऑस्मोसिस कॉज करेगा, ऑस्मोसिस कॉज करने के बाद क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन होंगे, जो टिश्यू होगा, वहां पे हमारा पानी भर जाएगा, और पानी भरने की वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा वहां पे ओडिमा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल सोडिंग बाय द हेल्प ऑफ द H2O इज कॉल्ड ओडिमा। अब बात करें इसके कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये ड्रग है वो कहाँ कहाँ पर हमको नहीं लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको रेनल फेलियर की मतलब रेनल फेलियर की डिजीज है, इसका मतलब यूटीआई रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसमें आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्योंकि पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका यूरिन का पीएच होता है बेसिक होता है, तो अगर ये हमारे यूरिन में जाकर के मिलेगा, मतलब यूरिनरी सिस्टम में जाकर के मिलेगा, तो उसका पीएच और ज़्यादा बेसिक कर देगा, जिसके वजह से आपको वहाँ पे जलन या वहाँ पे कैल्कुलाई बनने या कैल्शियम के डिपोजिशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एंड हाइपरटेंशन
हाइपरटेंशन में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर बना रहा है, NaCl न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से आपने ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन के बारे में देखा था कि कैसे ये सब जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह होते हैं, वो कैसे हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कराते हैं, ठीक है ना। कार्डियक फेलियर मतलब जो कार्डियक मतलब सिंपल सा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। अब बताते हैं सोडियम कार्बोनेट अगर मिल्क अगर दोनों आप ले लेते हैं, मतलब कहने का कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप मिल्क के साथ ले लेते हैं तो जो कैल्शियम होता है उसका डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इस पथरी स्टोन की प्रॉब्लम या कैल्कुलाई की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो हम सोडियम कार्बोनेट पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल सा थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है कि ये पेप्टिक अल्सर में यूज होती है, गैस्ट्राइटिक एसिड को कम करती है। तो सिंपल सा इसका काम क्या है, हाइपर क्लोरिडमिया क्लोरहाइड्रीमिया, इसका मतलब क्या है, जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। सिस्टमिक एसिडोसिस, अगर सिस्टमिक एसिडोसिस हो गया है तो उसको एल्कोलोसिस में भी चेंज करवाता है। एंटी प्यूरिटिक लोशन मतलब स्किन में लोशन के काम आता है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो डिजीजेस वगैरह होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ हो गए थेराप्यूटिक यूजेस, आप इसमें एडिशनल बना सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इन सब में इसका यूज किया जाता है। एंड जो हमारे जीआरडी होता है मतलब गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी हमारी हार्ट बर्निंग, इसोफेगस बर्निंग होती है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, वहां के पीएच को न्यूट्रल करके हमको इजिली आराम दे सकते हैं। अब जो इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन आता है नॉन सिस्टेमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, ये क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़े सेफ होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वहां पर जो एडवर्स इफेक्ट था, मतलब जो पीएच में अल्टरेशन हो जा रहा था, एल्कोलासिस हो जा रहा था, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक एंड नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। देखिए ये एजेंट क्या होते हैं, कैटायनिक आयन कंटेंट के होते हैं, कैटायन मतलब कैटायन कंटेंट के होते हैं, जिसकी वजह से ये इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। एंड पुअरली एब्जॉर्ब मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मतलब इन्हीं के मतलब इन दो गुणों की वजह से ये ना आपके यूरिन पीएच को बढ़ाएंगे एंड ना सिस्टमिक एल्कोलोसिस कॉज करेंगे, ना पीएच का लेवल वहां पे मतलब ब्लड का पीएच लेवल आपका वहां पे बढ़ेगा। तो ये होता हमारा क्या, नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, जो कि आपके सर्कुलेशन में या ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब इसमें भी कई टाइप के हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, एक बफर टाइप के थे, एक नॉन बफर टाइप के थे। तो सबसे पहला जो आता है वो कहता है बफर टाइप। अब बफर क्या होता है, सिंपल सा अगर हम ऐसे समझे कि अगर किसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमाउंट एसिड या बेस मिलाने पर उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन ना हो, अगर हमने उसमें बफर डाला हुआ है तो कोई भी एजेंट डाला हो जिसकी वजह से वहां पे पीएच में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बफर। या टू रेजिट द पीएच अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिंग या एडिंग द 1 ml या 5 ml ऑफ द या सम अमाउंट ऑफ द एसिड और बेस, दैट्स कॉल्ड बफर। ठीक है ना। इसमें जो हमारा पहला एग्जांपल आता है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल है, आपने मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है, जो एंटासिड कैटेगरी जैसे डाइजिन वगैरह में आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल लिखा देखा होगा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक की एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अभी ये भी बात आती है कि कैसे करते हैं। मैंने आपको जस्ट शुरुआत में जब एंटासिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा था, मैंने यही एग्जांपल ALOH का होल थ्राइस मैंने एग्जांपल लिया, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया हुआ था, और वहां पे भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, और यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है। तो जो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, HCl मतलब आपके बॉडी के या स्टमच के अंदर HCl होगा, ठीक है ना, पैराइटल सेल से HCl का सिग्रेशन हो गया। अब जब हमारा स्टमच के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, AlCl3 बनाएगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और आपका जो 3H2 है वो बाहर में हो जाएगा या उसके अंदर पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, ये AlCl3 जैसे मैंने वहां पर बताया था कि इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में आपके SO3 आयन और फॉस्फेटेज आयन होते हैं, मतलब कार्बोनेट आयन और फॉस्फेटेज आयन होते हैं। ये दोनों मिलकर के आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारा क्या बनेंगे, एल्युमिनियम फॉस्फेट बना देगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट बना देगा। अब ये जो एल्युमिनियम फॉस्फेट और एल्युमिनियम कार्बोनेट है ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं आपके सिस्टम में सर्कुलेशन के अंदर, और ये क्या करते हैं, एल्कोलोसिस नहीं कॉज करते हैं। तो यहाँ पर आपका दो चीज हुआ, पहली बात AlCl3 बना, AlCl3 ने क्या किया कि आपका जो आपका पीएच था वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में गया और यहाँ पर क्या बना दिया, एल्युमिनियम फॉस्फेटेज और एल्युमिनियम कार्बोनेट बता दिया। और जो ये दोनों प्रकार के जो हमारे एजेंट है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और ये फीकल मटेरियल के द्वारा, ये यूरिनेशन के द्वारा आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिए गए विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट। तो ये था इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात आती है इसके नोट, मतलब कहने का क्या है कि कितने अमाउंट का जो ड्रग है, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कितने अमाउंट में ये कितने पीएच को न्यूट्रल कर सकता है। तो अगर हम इसका 1 ml वो भी 4% का कंसंट्रेशन का हम अगर लेते हैं तो ये
2.5 MEQ एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये आपके जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सबको आपको इजीली पढ़ते हुए भी चलना है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉन्स्टिपेशन इसका मेन ऑफ द क्या है हमारा एडवर्स एक्शन है, क्योंकि HCl को जब भी वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो कॉन्स्टिपेशन तो जाहिर सी बात है वहां पर होगी, एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। हाइपोफॉस्फेटेमिया का मतलब क्या है, जब हमारा एल्युमिनियम ऑयल मतलब एल्युमिनियम जाकर हमारा क्या करेगा, जब फॉस्फेटेज आयन से जाकर के बाइंड अप करेगा तो क्या बनेगा एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो वहां पर हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट आयन की जो कमी होगी उसकी वजह से हमको जो होने वाला जो रोग है या जो बीमारी है या जो डिसऑर्डर उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, जो क्या कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया क्या है, एक प्रिवेंटिव मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अर्थराइटिस का एक शुरुआत का जो दौर होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। अब इसकी काउंटर इंडिकेशन के बारे में बात करें तो क्रोनिक रेनल फेलर, ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक रेनल फेलर है या यूरेमिक पेशेंट मतलब पेशाब से रिलेटेड जितने भी मरीज हैं इसको हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आता है इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज होता है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस एंड ओसोफेगाइटिस। ओसोफेगाइटिस क्या है, जो आप खाना वाना कभी खाते हैं तो आपके गले में जलन होता है, सीने में जलन होता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ओसियोफेगोटिस, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें जो दूसरी ड्रग आती है वो आती है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये प्रोटीन ड्रग है लेकिन ज्यादा यूज नहीं की जाती है। हाँ, बेसिकली जो हमारे बड़े डॉक्टर MD वगैरह होते हैं इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप इसका यूज कीजिए क्योंकि ये सेफ ड्रग होती है। ये करती क्या है, जैसे मैग्नीशियम मिल्क ऑफ है, मैग्नीशियम आपने सुना होगा, वो सबसे पोटेंट या सबसे अच्छी ड्रग होती है, सेम उसी कैटेगरी की ये भी ड्रग है। इसका जो जनरल फॉर्मूला MgO3SiO2H2O होता है, ठीक। अब देखते हैं काम कैसे करते हैं। देखिए ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैं आपको रिएक्शन के द्वारा बता रहा हूं, अगर आप रिएक्शन के माध्यम से समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसको एग्जामिनेशन में लिख सकेंगे, क्योंकि इसका मेन मोटिव ही क्या है, हमारा मेन मोटिव ही क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो जब हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट HCl के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा तो वहां पर आपका क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद H2SiO2 बनाएगा, उसके बाद SiO2 मतलब सिल का अलग और H2 आपका वहां पे बन जाएगा। अब ये MgCl2 हमारा क्या एक न्यूट्रलाइज साल्ट बन गया, जिसकी वजह से जो वहां का पीएच है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या वहां का पीएच हमारा थोड़ा बेसिकली या एल्कलाई हो जाएगा। अब जब हमारा जो पीएच हो जाएगा वो एल्कलाई हो जाएगा तो वहां पे प्रोडक्शन होने वाले जो HCl है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहां पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो डायरिया एंड सीएनएस डिप्रेशन, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम ही क्या होता है, डायरिया कॉज कराना मतलब जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना, एंड सीएनएस डिप्रेशन की इसके एडवर्स एक्शन है। अब इसका यूज कहां पे करते हैं, ट्रीट हाइपरक्लोरहाइड्रिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था हाइपरक्लोरहाइड्रिया क्या है, यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द ऑयल्स, मतलब ऑयल्स के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। उसका जो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है मैंने पढ़ा अभी तक क्या, बफर, जो कि रेजिस्ट करता है पीएच को। अब हमारा कौन सा था, नॉन बफर एंटासिड, मतलब जो कि पीएच को विदाउट रेजिस्ट किए हुए आपके पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपने बहुत सुना होगा और बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि इसका इंटेक भी करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। कैसे बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके स्टमच के अंदर HCl है, इससे जाकर के रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद CaCl3 बनाए जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, पानी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड इससे एलिमिनेट हो गया या गैस के रूप में उड़ गया। तो जो हमारा CaCl है वो Cl3 है, उसका जो पीएच है न्यूट्रलाइज है, तो हमारा जो वहां पे HCl का सिक्रेशन हो रहा था वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब बात आती है कितने अमाउंट में इसको कर सकते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का इंटेक कर रहे हैं तो ये 200 ml 0.1 नॉर्मल के HCl को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब आते हैं इसके एडवर्स एक्शन के बारे में, तो इसका एडवर्स एक्शन है कॉन्स्टिपेशन, फ्लूटेंस, हाइपरकैल्सीमिया, एल्कोलोसिस, ठीक है ना, ये सब क्या है इसका एडवर्स एक्शन है। अब इसका यूज क्या है, रिलीफ पेन ड्यू टू गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, मतलब जो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर की वजह से होने वाले पेन होते हैं उसको में क्या कहते हैं, हमको आराम देते हैं। रिलीफ ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया, कैल्शियम सप्लीमेंट मतलब डायरिया मतलब सिंपल देखिए कॉन्स्टिपेशन इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। तो हम डायरिया हमारे में क्या होता है, फिकल मटेरियल बहुत तेजी से निकलते हैं, अगर हम कॉन्स्टिपेशन कॉज करा दे तो जो हमारा स्टूल होता है वो हार्ड हो जाएगा। तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया में भी यूज करता है, कैल्शियम सप्लीमेंट के तरीके से भी यूज करते हैं, एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम पाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, जो हमारी हड्डी होती है उसको क्या कर देगा और मजबूती प्रदान करेगा, और वहाँ पे जो होने वाले जो भी डैमेजेस हैं हड्डियों में वो ठीक हो जाएगी। तो आता है फिर प्रिवेंट हमारे क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब आता है हमारा क्या, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इसी तरीके से ये क्या करता है, जैसे मीडियम MgOH है, ठीक है ना, वो क्या करेगा HCl से जाकर MgCl2 बनेगा, पानी बनाएगा, CO2 बाहर कर देगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे 1 ग्राम MgOH मतलब होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है 2.7 MEq एसिड को। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में तो डायरिया एंड हाइपर मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशिया का मतलब क्या है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर मैग्नीशिया, ठीक है ना, मैग्नीशियमिया। उसके बाद इसका यूजेस क्या होता है, मतलब रिलीविंग इन द अल्सर पेन, मतलब जो ड्यूडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर होता है उसमें जो आपको पेन होता है उसमें रिलीफ देता है एज लैक्सेटिव Mg प्लस सप्लीमेंट। और क्या करते हैं, लैक्सेटिव के तरीके से भी यूज करते हैं और सप्लीमेंट के तरीके से भी इसका हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा कुछ एंटी एसिड के बारे में। अब जो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है वो हम आपके सामने लाना चाहेंगे एक बार क्लासिफिकेशन के माध्यम से, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये हमारी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी म्यूकोसल प्रोटेक्टिव या साइटोप्रोटेक्टिव टेक्निक। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये कैसे काम करते हैं, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये रहा आपका कौन सा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव या साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन या ड्रग। अब ये काम कैसा करता है, मैं आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसके वजह से जो एसिड होता है, जो HCl होता है, वो आपके जहां पर रैप्चर जो अल्सर है वहां पर जाकर के बाइंड अप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पे उसके सिम्टम से उससे ट्रीट हो जाते हैं और आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। अब इसके अंतर्गत क्या काम कैसे करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक एसिड हो गया या इसका इफेक्ट है एम्पेप्सिन है, वो क्या करेगा नॉक्सियस का मतलब जो आपको इफेक्ट नहीं चाहिए अनवांटेड इफेक्ट। ये क्या है, आपके मान लीजिए म्यूकोसा है उसके ऊपर एक लेयर, इसने इसको क्या है, इसको रैप्चर कर दिया। और जब इसने इसको रैप्चर कर दिया तो जो हमारा यहाँ से HCl सीक्रेट पैरेटस से HCl सीक्रेट आउट हो रहा था, ये जाकर के इस रैप्चर सेल पे जाकर के बाइंड करेगा। अब जैसे ही इस रैप्चर सेल पर बाइंड करेगा तो वहां पर ऑलरेडी रैप्चर्ड है, तो वहां पर HCl से बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको भयानक सा पेन होगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, म्यूकोसा प्रोटेक्टिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक लेयर बना दे रही है। अब ये जब लेयर बना देगी तो यहाँ पर आपकी अल्सर वाली जो रैप्चर्ड हमारी सेल है वो वहां तक HCl जा नहीं पाएगा। अब जब यहां तक HCl जा नहीं पाएगा तो आपको वहां पे जो अल्सर होगा वो धीरे धीरे ट्रीट बाय द हेल्प ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड बॉडी मैकेनिज्म के हिसाब से वो वहां पर आप ट्रीटमेंट होने लगेगा। तो सिंपल सा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इसी प्रकार से आपको अगर एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद इसमें सक्राफ्लेट ड्रग आती है, इसका काम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जो पैराइटल से HCl सीक्रेट आउट होता है, तो जब ये एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है, तो ये अगर इसका pH 4 हो गया, जैसे HCl ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो गया और आपका स्टमच का pH 4 हो गया, ठीक है ना, तब क्या करेगा, जो हमारी ड्रग होगी ये पॉलीमराइड फॉर्म कर देगी। अब जैसे पॉलीमराइड तो ये शुगर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे हमारा देखिए मतलब HCl में H है तो H प्लस पॉजिटिव आयन लेगा, और हमारा शुगर सल्फेट में क्या होता है SO4 माइनस होता है, तो जो माइनस होगा वो आकर के सल्फेट का माइनस। अब ये जो प्लस और माइनस होगा दोनों आपस में मिलेंगे और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अगर आप केवल प्लस लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर में सोडियम होता है, अगर आप केवल सोडियम को छुएंगे तो क्या होंगे, आप जल जाएंगे। अगर आप केवल क्लोराइड को छुएंगे तब भी आपके लिए हानिकारक है। लेकिन जब सोडियम और क्लोराइड दोनों को हम मिला देते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। उसी प्रकार से कि हमारा जो प्लस माइनस होगा आपस में मिलकर एक न्यूट्रल बना देंगे और बना देंगे एक क्या प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रिवेंट कर देंगे एसिड पेप्सिन एंड बाइल के वहां पर एक्शन को। तो ये होता है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से होता है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, हाफ लाइफ इसकी लगभग 3 दिन मतलब 48 घंटे के होते हैं, एलिमिनेशन इसका 90% बाइल या फीकल मटेरियल के द्वारा एंड 10% यूरिनेशन के माध्यम से होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड हाइपोफॉस्फेट मतलब फॉस्फेटेमिया होता है, मतलब क्या फॉस्फेट लेवल आपके बॉडी के अंदर घट जाना। अब इसके ड्रग इंटेंशन के बारे में बात करें, जो हमारे सक्राफ्लेट ड्रग है ये क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोन, सिमेटिडिन एंड फेनोटाइन के जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिक्रीज कर देती है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसे पेशेंट जिनके प्रति जो हमारा ये जो ड्रग है उसके प्रति हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाती है, उनको हम इसमें प्रिवेंट करते हैं, उनको नहीं देते हैं। अब यूजेस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, हील करते हैं, मतलब हील का मतलब जैसे घाव का भरना, ठीक है ना, हील ऑफ द वुंड। उसी प्रकार से जो हमारा गैस्ट्रिकोड्यूडेनल अल्सर होता है उसको हील करती है। 3 बाइल रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्राइटिस माउथ अल्सर, मतलब गैस्ट्राइटिस की वजह से जैसे आप कहते हैं माउथ अल्सर हो गया पेट की गर्मी की वजह से, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब आता है, अब इसके बाद इसमें जो दूसरी ड्रग आती होती है कोलाइडल बिस्मुथ कंपाउंड, जिसको बोलते हैं कोलाइडल बिस्मुथ सबस्ट्रेट या बिस्मुथ सबसैलिसिलेट। ये होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, एक क्या करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं ओवर द जाइमेकोसा, जैसा कि मैंने आपको
आपको जस्ट अभी बताया, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ दूसरी टाइप से होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। तो जो बिस्मुथ है ये कॉन्टेक्ट विद द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कॉन्टेक्ट करेगा और वहां पे क्या बनेगा, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा। अब जैसे ही बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन और अमाइनो एसिड जो वहां पर आपके लेयर में प्रेजेंट है ना, ठीक है, जो हमारे वहां पे लेयर में प्रेजेंट है उससे जाकर के इंटरेक्ट कराएगा, जिसके बाद क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बिस्मुथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड का एक क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे और प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद जो HCl होगा वहां पर आपका अटैक नहीं कर पाएगा। अब इसको फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली रूट से, मेटाबॉलिज्म लीवर स्टमच के द्वारा होता है, एलिमिनेशन इसका फेकल मटेरियल एंड हाफ लाइफ इसका 5 से 11 दिन के करीब में होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल, मतलब जो आपका स्टूल होता है वो ब्लैक कलर हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ द टंग, मतलब जो आपकी जीभ होती है वो डार्क कलर की हो जाएगी, एंड ओस्टियोडिस्ट्रोफी मतलब जो आपका बोन का डिसऑर्डर है, मतलब डिस्ट्रोफी का मतलब क्या है, सिंपल सा माने कि जो की सेल होती है वो हनन होने लगेगी। अब ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जो बिस्मुथ के डेरिवेटिव चाहे सैलिसिलेट हो चाहे टार्ट्रेट हो, ये क्या होता है, अगर आप फूड, मिल्क, एंटासिड, टेट्रासाइक्लिन के साथ लेते हैं तो इसकी एफिकेसी क्या होती है, वो कम हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, पेशेंट विद रीनल इंपेयरमेंट, इनको नहीं दिया जाता है। थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल, जैसे बिनाइन कैंसर आपने देखा तो उसी प्रकार से क्या होता है, बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर होता है जो कि काफी पुराना हो जाता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्पीसिया, डायरिया, हार्टबर्न एंड स्टमच अपसेट। तो ये था आपका सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन के आधार पे एंटी अल्सर ड्रग में जो कि हमने पढ़ा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एंड व सिस्टमिक एंटी एसिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग एंड एंटी हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया के एंटागोनिस्ट के साथ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट नॉन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।